साउथ कोरिया की एक कंपनी थी, कार कंपनी देवू मोटर्स, उनकी गाड़ी आई थी, मैटिस गाड़ी आई थी। वो जब चाइना में आई, चाइना ने क्या किया, बिल्कुल उसकी कॉपी बना ली। शुरू में तो उन्होंने अपनी ब्रांडिंग नहीं की, वैसे ही बेचते रहे नंबर 2 में। लेकिन थोड़े समय के बाद उन्होंने क्यू क्यू के नाम से अपना ही ब्रांड बना के बेचना शुरू कर दिया। अच्छा, चाइना ने। और आज आप देखोगे कि वर्ल्ड मार्केट के अंदर चाइना ने दूसरे देशों की नकल करके, टेक्नोलॉजी की नकल करके, चोरी करके अपनी टेक्नोलॉजी को अपनी ब्रांड बना लिए जी। और वो ब्रांड उनके जो ओरिजिनल ब्रांड्स हैं दूसरे देशों के, उनसे भी ज्यादा पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। 1990 में जी। दोनों देशों की जीडीपी पर कैपिटा वो बराबर थी जी। अगर आज की स्थिति में मैं बात करूं कि आज हम 2025 में वर्तमान में बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी 3.8 ट्रिलियन डॉलर की है जी। लेकिन अगर मैं चाइना की बात करूं तो हमसे 4.5-5 गुना बड़ी है, यानी लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास बिल्कुल उनकी अर्थव्यवस्था है। यानी चाइना के अंदर जितनी भूमि थी, कृषि योग्य जितनी भूमि थी, वो सारी सरकार के अधीन थी। लोग उसके ऊपर काम करते थे, लेकिन क्रॉप के ऊपर, सारी के ऊपर कंट्रोल किसका था? अधिकार सरकार का था। यानी फसल पकने के बाद सरकार ले लेती थी। यानी जो काम हिंदुस्तान में 1991 के बाद हुआ, उन्होंने 1978 के बाद करना शुरू कर दिया और पूरे वर्ल्ड को पता नहीं लगने दिया। हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी कमियां हैं। अब चाइना में आप एजुकेशन सिस्टम देखोगे तो मोस्टली एजुकेशन उनकी प्रैक्टिकल एजुकेशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इंडिया और चाइना में क्या फर्क है? चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपनी जीडीपी का 9% खर्च कर रहा है जी, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट आप ये मान के चलो कि अगर वो 6.5% भी काम करेगा खर्च करता तो उसका काम चल जाता। लेकिन उसने 9% खर्च किया है। इसके कंपैरिजन में इंडिया अपनी जीडीपी का सिर्फ 3% इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च कर रहे हैं, जबकि इंडिया की रिक्वायरमेंट भी उस लेवल तक जाने के लिए 6.5% की है जी। दोस्तों नमस्कार। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन हमसे यानी भारत से 2 साल बाद आज़ाद हुआ, 1 अक्टूबर 1949 को। लेकिन पिछले 30-35 साल में चीन ने विकास के मामले में भारत को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया। यानी कि हमारा पड़ोसी है, हमसे उसकी जनसंख्या भी ज़्यादा रही, बावजूद उसके हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। तो हम अभी तक चीन के मुकाबले इतने पीछे क्यों हैं विकास में, इतनी गरीबी क्यों है, तो क्या कारण है, उन्हीं बातों की आज पड़ताल करेंगे। आप वीडियो को आखिर तक सुनना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर ओपी गुप्ता जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। चीन बहुत बाद में आज़ाद हुआ हमसे, बहुत नहीं कहेंगे लेकिन 2-1 साल बाद तो हुआ। आज हम दोनों देशों की विकास के मामले में तुलना करें, जीडीपी के मामले में तुलना करें, तो हम कहीं आसपास भी नहीं हैं। क्या कारण रहे कि चीन हमसे इतना आगे निकल गया? देखिए करमपाल जी, जब हम शुरुआत में देखते हैं जी, आज़ादी के वक्त 1947 में भारत की जो स्थिति थी और जो चाइना की स्थिति थी जी, दोनों ही कृषि प्रधान देश थे। जनसंख्या के मामले में दोनों में जगह जनसंख्या ज़्यादा थी, गरीबी दोनों जगह ज़्यादा थी, इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही देशों का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी दोनों देशों में थी। यानी 47 में बराबर हालात थे दोनों के लगभग एक जैसे थे। बल्कि मैं ये कहूँगा कि चाइना में तो सिविल वार से जूझ रहा था चाइना जब आज़ाद हुआ। 1949 में जब आज़ाद हुआ, दशकों पुराना वो सिविल वार वहाँ पे चल रहा था। लेकिन उसके बाद अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ। अगर मैं आपको एक डेटा दूं तो लगभग 1990 के आसपास प्रति व्यक्ति जीडीपी दोनों देशों की बराबर थी। अच्छा, 90 तक? 1990 में जी, दोनों देशों की जीडीपी
पर कैपिटा वो बराबर थी जी। अगर आज की स्थिति में मैं बात करूं कि आज हम 2025 में वर्तमान में बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी 3.8 ट्रिलियन डॉलर की है जी। लेकिन अगर मैं चाइना की बात करूं तो हमसे 4.5-5 गुना बड़ी है, यानी लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास बिल्कुल उनकी अर्थव्यवस्था है। यदि मैं प्रति व्यक्ति आय की बात करूं तो भारत को मैं लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में रखता हूं, यानी लगभग आप ये मान के चलो कि भारत की $2500 प्रति व्यक्ति आय है जी। एक साल की प्रति व्यक्ति आय $2500 के आसपास है। और इसके कंपैरिजन में अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना की $12,600 प्रति व्यक्ति आय है। काफी अंतर हो गया, काफ़ी इम्प्रूव है, यानी आप कह सकते हो कि 5 गुना के आसपास लगभग उनकी प्रति व्यक्ति आय है जी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतना गैप कैसे आया, उन्होंने कौन सी नीतियां अपनाई और हमने कौन सी नीतियां अपनाई। 90 के उसी समय मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को ओपनली खोला था। वो हमने 1991 में उदारीकरण की नीति अपनाई जिसको नई आर्थिक नीति कहते हैं। लेकिन मैं आपको शुरुआत में लेके चलता हूँ। चाइना के अंदर जब चाइना आज़ाद हुआ तो माओ जेडोंग का राज था। माओ जेडोंग का जो राज था वो 1978 में उसकी डेथ हुई। 1978 तक, अब अगर मैं ये कहूँ, चाइना में पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही थी, चाइना के अंदर जो है गरीबी भी बढ़ रही थी, चाइना के अंदर आपकी डिस्पैरिटीज़ भी बढ़ रही थी। और जो चाइना के अंदर अगर मैं ये बात कहूँ कि जो एग्रीकल्चर थी वो एग्रीकल्चर स्टेट कंट्रोल्ड थी, यानी चाइना के अंदर जितनी भूमि थी, कृषि योग्य जितनी भूमि थी, वो सारी सरकार के अधीन थी। लोग उसके ऊपर काम करते थे, लेकिन क्रॉप के ऊपर, सारी के ऊपर कंट्रोल किसका था? अधिकार सरकार का था, यानी फसल पकने के बाद सरकार ले लेती थी जी। अब चाइना के अंदर उनको ये लगा कि जो पक्षी होते हैं, चिड़िया होती है, कि वो क्रॉप का बहुत हिस्सा खा जाती है। तो चाइना के अंदर एक मूवमेंट चला, आपको मैं बताता हूँ, किल द स्पैरो के एक मूवमेंट चला कि जितनी चिड़िया थी सारी चिड़ियाओं को मार दो, ये दाने खा जाती हैं, वो दाने बचेंगे। तो सारे चाइना के अंदर चिड़िया मारनी शुरू कर दी लोगों जी। अब जब वो चिड़ियाएं लोगों ने मारनी शुरू की, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 10 से 15% डाउन हो गई। बिल्कुल। उसका कारण क्या था कि वहाँ पर कीड़े ज़्यादा हो गए। फिर वहाँ के साइंटिस्ट्स ने, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट ने जब इसके ऊपर रिसर्च की तो पता लगाया कि भाई तुम ये पक्षियों को जो तुमने मारा है उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन बढ़ने के स्थान पर घट गई। क्यों? क्योंकि इनका जो भोजन था वो सिर्फ फसल के दाने नहीं थे, इनका भोजन वो कीट थे जी, वो कीड़ों को खाते, जो कीड़ों को खाती थी, और जो कीड़े आपकी फसल के लिए मित्र कीट का भी काम करते थे। बिल्कुल। उनको भी, वो भी खत्म हो गए आपके साथ साथ जी। और जो शत्रु कीट थे उनकी संख्या बढ़ गई। तो ये तो पक्ष हुआ 1978 तक का जी। फिर 1978 में जैसे ही आपकी जेडोंग की डेथ होती है, जेंग जियोपिंग का राज आता है वहाँ। उसने 1978 से ही देखा कि भाई गरीबी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो अभी तक जो स्टेट कंट्रोल्ड की इकोनॉमी थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, उस क्लोज्ड इकोनॉमी को उन्होंने चेंज करना शुरू किया। यानी जो काम हिंदुस्तान में 1991 के बाद हुआ, उन्होंने 1978 के बाद करना शुरू कर दिया और पूरे वर्ल्ड को पता नहीं लगने दिया। चाइना ने जी क्या किया? एग्रीकल्चर को ओपन किया, स्टेट कंट्रोल से बाहर किया उन्होंने जी। फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी इकोनॉमी को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए खोल दिया।
चाइना का जो पूर्वी एरिया है, जो कोस्टल एरिया के साथ साथ है जी, जिसकी सीमा इंडिया के साथ नहीं लगती, कोस्टल एरिया के समुद्र के साथ साथ लगती है, वहाँ पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाया, उन्होंने पैसा लगाया, उनको सारी फैसिलिटीज़ दी और इससे क्या हुआ कि विदेशों के साथ व्यापार करने में उनको सहायता मिली, वो डेवलप हुए। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इंडिया और चाइना में क्या फ़र्क है। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपनी जीडीपी का 9% खर्च कर रहा है, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट आप ये मान के चलो कि अगर वो 6.5% भी काम खर्च करता तो उसका काम चल जाता, लेकिन उसने 9% खर्च किया है। इसके कंपैरिजन में इंडिया अपनी जीडीपी का सिर्फ 3% इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च कर रहे हैं, जबकि इंडिया की रिक्वायरमेंट भी उस लेवल तक जाने के लिए 6.5% की है जी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस अगर हम ये कहें कि दूसरी उसकी प्रॉब्लम थी चाइना की, पॉपुलेशन कंट्रोल करना। चाइना ने वन चाइल्ड नॉर्म अपनाया, स्ट्रिक्टली अपनाया, बिल्कुल, कि आप एक ही बच्चा रखोगे, एक ही बच्चा पैदा करोगे। अगर एक बच्चा पैदा करोगे तो आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, और अगर एक बच्चे से ज़्यादा आप करोगे तो हो सकता है उन्होंने कोई टैक्स भी लगा दिया हो, चाइल्ड के ऊपर टैक्स भी शायद लगा दिया हो, या उसकी फैसिलिटीज विड्रॉ कर दिया। अब एक और जो मेजर डिफरेंस है इंडिया में और चाइना में, चाइना में डिक्टेटरशिप है, यानी सरकार चीजों को कंट्रोल कर सकती है, नागरिकों को कंट्रोल कर सकती है जी। हिंदुस्तान में हमने सोशलिस्टिक पैटर्न अपनाया, यानी यहाँ पर आपका प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा, यहाँ पे आपका गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करेगा जी। उससे क्या हुआ, फिर हमारी सरकार हर 5 साल में बदल जाती थी, वहाँ सरकार बदलने का कोई काम ही नहीं था, बिल्कुल, तो वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बना सकते थे, बिल्कुल, और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बना के वो देख सकते थे कि हमें कितना अचीव हो रहा है, कितना अचीव नहीं हो रहा जी। लेकिन जबकि हमारे यहाँ क्या था कि हम कोई पॉलिसी बनाते थे, गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से या तो हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना नहीं पाए, और बना भी पाए तो उसको मॉनिटर नहीं कर पाए। एक हमारा ये ड्रॉबैक आप कह सकते हो। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाई, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बनाई, कि भाई वो ऐसी इंडस्ट्री बनाई, वो सारी की सारी उनमें जो भी बनेगा वो एक्सपोर्ट होगा जी। इस दौरान उन्होंने एक काम और किया, चाइना ने, उन्होंने इंटरनेशनल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की कोई चिंता नहीं की। उन्होंने देखा कि भाई ये सामान उस देश में बन के आया, उन्होंने उसको खोला, देखा कैसे बनता है कैसे नहीं, उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की। उन्होंने अपने देश में उसी क्वालिटी का, उससे अच्छी क्वालिटी का, उससे सस्ता बनाने की कोशिश की, और उसमें वो संभल रहे, बिल्कुल उसमें वो सफल रहे। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आज की डेट में चाइना वर्ल्ड में एक्सपोर्ट में, कि चाइना से जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, टोटल वर्ल्ड का की जीडीपी का लगभग 35% चाइना में प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो उसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ा लिया। गवर्नमेंट ने सहायता की, फॉरेन कंपनीज जो आई उन्होंने सहायता की, वहाँ टेक्नोलॉजी आई। और मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, साउथ कोरिया की एक कंपनी थी, कार कंपनी देवू मोटर्स, उनकी गाड़ी आई थी, मैटिस गाड़ी आई थी। वो जब चाइना में आई, चाइना ने क्या किया, बिल्कुल उसकी कॉपी बना ली। शुरू में तो उन्होंने अपनी ब्रांडिंग नहीं की, वैसे ही बेचते रहे नंबर 2 में, लेकिन थोड़े समय के बाद उन्होंने क्यू क्यू के नाम से अपना ही ब्रांड बना के बेचना शुरू कर दिया। अच्छा, चाइना ने। और आज आप देखोगे कि वर्ल्ड मार्केट के अंदर चाइना ने दूसरे देशों की नकल करके, टेक्नोलॉजी की नकल करके, चोरी करके अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी ब्रांड
बना लिए जी। और वो ब्रांड उनके जो ओरिजिनल ब्रांड्स हैं दूसरे देशों के, उनसे भी ज्यादा पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हैं। तीसरी बात कि लेबर की आती है कि कोई भी देश जब डेवलप करेगा या उसको विकसित होना है तो उसको लेबर की जरूरत पड़ेगी। अब लेबर, आप ये तो कह सकते हो कि जनसंख्या ज़्यादा है और जनसंख्या ज़्यादा है तो सस्ती लेबर मिल जाएगी। अब जनसंख्या तो हिंदुस्तान की भी ज़्यादा है, बिल्कुल हिंदुस्तान में भी सस्ती मिलनी चाहिए, लेकिन जनसंख्या को मैं ये मानता हूँ कि लेबर के मामले में आपकी लेबर का सस्ता होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपकी लेबर का प्रोडक्टिव होना इम्पोर्टेंट, स्किल होना इम्पोर्टेंट है। हालांकि अब वर्तमान गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया है, कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लेबर स्किल हो, लेकिन हमारी लेबर उतनी स्किल नहीं है, उतनी प्रोडक्टिव नहीं है जितनी प्रोडक्टिव के चाइना की लेबर के। फिर चाइना ने एक और मॉडल अडॉप्ट किया, उसको B2B मॉडल बोलते हैं, बाजार टू बाजार। बाजार टू बाजार का मतलब क्या है कि चाइना ने देखा कि भाई एक कंपनी है, उसने एक प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, अब दूसरी कंपनी को उसके प्रोडक्ट की जरूरत है, वो कंपनी उसी कंपनी का सामान मतलब मटेरियल यूज करेगी, प्रोडक्ट यूज करेगी एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, यानी उसको दोबारा से वो चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए अपने अलग सी चीज़ें बनाने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो किसी ने कार बनाई, ठीक है ना, एक तो ये हो सकता है कि वो कार के स्टीयरिंग भी खुद बनाए, कार की वायरिंग भी खुद बनाए, कार के टायर भी खुद बनाए, बॉडी भी खुद बनाए। एक ये हो सकता है कि वो अलग अलग जगह से एक चीज़ें असेंबल होती रही और वो असेंबलिंग का काम करे। इससे क्या होगा कि जब एक कंपनी या एक फैक्ट्री में एक ही तरह की चीज़ें बनाई जाएंगी तो वहाँ डिवीजन ऑफ लेबर होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, वो स्पेशलाइज कर लेगी अपने आप को। और जब लार्ज स्केल अनदर फैक्टर है कि चाइना ने जो कुछ भी प्रोड्यूस किया वो बहुत लार्ज स्केल के ऊपर किया जी। और जब लार्ज स्केल पे आप प्रोड्यूस करोगे तो निश्चित तौर पे क्या होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डाउन हो जाएगी जी। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे जैसे आपकी डाउन होगी, निश्चित तौर पर इंटरनेशनल मार्केट में आपकी पहचान बनेगी, आप कंपटीशन में आपको एडवांटेज रहेगा। तो ये फैक्टर थे कुछ, हम ये कह सकते हैं कि जो, फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो विदेशी कंपनियां चाइना में आई ऐसे नहीं आ गई, उनको भी खतरा था कि जैसे इंडिया में खतरा होता है कि भाई एक कंपनी कहती है कि हम इंडिया में इतना पैसा वो करेंगे, क्या पता कोई अपोजिशन की पार्टी उसको धमकी दे दे कि भाई तुम करोगे, तुम्हें हम देखेंगे कि कैसे करोगे, वो बेचारा वापस उल्टा चला जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, टाटा का नैनो का प्रोजेक्ट देखिए आप जी। वेस्ट बंगाल में 16 साल की लड़ाई के बाद, 16-17 साल लड़ाई के बाद वो गुजरात में शिफ्ट हो गया जी। यानी वहां पर पोजीशन और अपोजिशन की लड़ाई में सारे वेस्ट बंगाल के लोगों का एम्प्लॉयमेंट छिन गया, मैं ये कहूँगा, वो प्रोजेक्ट वहां ना लगने से। तो इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि डिक्टेटरशिप थी, कोई बोल नहीं सकता था, फिर नेशनल कैरेक्टर की बात है कि चाइना के लोग कमिटेड हैं देश के प्रति, उनका देश के प्रति समर्पण है, देश के प्रति निष्ठा है, वो सरकार के किसी डिसीजन के ऊपर विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर था। फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए, कुछ लेबर रिफॉर्म्स किए गए कि भाई तुम आओ हमारे देश में, हम तुम्हें हर तरह की सहायता देंगे, हर तरह की हेल्प देंगे। और ये कुछ कारण थे जिनके कारण के चाइना काफी आगे निकल गया। और आज स्थिति ये है कि चाइना हमसे, जैसा मैंने आपको बताया, कि 4.5-5 गुना आगे
बिल्कुल। अच्छा, इसमें हमारी पॉलिटिकली रूप से क्या चूक लगती है? एक तो आपने कहा कि वहाँ डिक्टेटरशिप है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनती रही। हमारे यहाँ भी पढ़े लिखे नेता भी आए देश में, राजीव गांधी जैसे जो कंप्यूटर क्रांति लेके आए थे, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी थे, पिछले 10-12 साल से नरेंद्र मोदी हैं, मनमोहन सिंह थे, बड़े विजनरी लीडर थे, पढ़े लिखे थे। तो ये लोग कहाँ असफल हुए पॉलिसीज़ बनाने में कि हम उतनी तरक्की तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाए? डेमोक्रेसी होने के कारण, लोकतंत्र होने के कारण, एक तो हमारा देश हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है, कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहते हैं, उसका कहीं ना कहीं असर हमारी डेवलपमेंट के ऊपर पड़ता है, क्योंकि सारी पार्टियां उसमें लगी रहती हैं जी, पॉलिसी बनाने की तरफ और पॉलिसी की मॉनिटरिंग की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी आप देखेंगे तो नीति आयोग बनने के बाद बननी शुरू हुई है, 15 साल की या 20 साल की। अदरवाइज तो हम 5 ईयर प्लान बनाते थे और उसके अकॉर्डिंगली ही काम करते थे। तो पॉलिटिकल विल ना होना भी एक कारण है। फिर हम अपने लोगों को नाराज नहीं कर सकते जी, बल्कि उनको परजीवी बनाने का मौका दे रहे हैं। स्किल नाम की चीज ने, हमने ह्यूमन कैपिटल में जितना इन्वेस्ट करना चाहिए था मानवीय पूंजी के निर्माण में, उतना हम शायद नहीं कर पाए। हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी कमियां हैं। अब चाइना में आप एजुकेशन सिस्टम देखोगे तो मोस्टली एजुकेशन उनकी प्रैक्टिकल एजुकेशन है जी, और हमारे यहाँ नहीं है ऐसी। तो ये कुछ कारण हैं हमारे। लेकिन अमेरिका, यूरोप के बहुत सारे देशों में वहाँ भी लोकतंत्र है, बावजूद वो तो बहुत आगे निकल गए हैं तरक्की में। नहीं, लोकतंत्र है, लेकिन जितने लोकतंत्र की विकृतियां हमारे उसमें हैं जी, इतने आपको कहीं नहीं मिलेंगी। अच्छा, एक और आपने एक चीज़ बताई, हमारे यहाँ एक और चीज़ देखने में आती है, जो दूसरे देशों में हम देखते हैं, वहाँ के लोग उसकी बात करते हैं, वहाँ नेशन के प्रति जो प्रायोरिटी है वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ नेशन सेकेंडरी कम है तो कम है। हमारी राष्ट्रीय संवेदनाएं भी नहीं हैं और जो राष्ट्रीय समर्पण होना चाहिए वो राष्ट्रीय समर्पण भी नहीं है। हम विरोध के लिए विरोध करते हैं। मैंने पीछे भी आपको एक प्रोग्राम में बताया था कि हिंदुस्तान इस वक्त वर्ल्ड का कोई भी देश चाइना को इग्नोर नहीं कर सकता जी। चाइना की स्थिति ये है। चाइना को जिसका पूरे वर्ल्ड की प्रोडक्शन में 35% हिस्सा, आप उसको कैसे इग्नोर करोगे जी। अच्छा, किन किन सेक्टरों में अब हमारी सरकारों को किन सेक्टरों में किस तरह से क्या काम करना चाहिए कि हम भी उसी तरीके से तेजी से आगे बढ़ें? सबसे पहले तो हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर काम करना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल को स्किल करना चाहिए कि लोगों को आप ट्रेडिशनल एजुकेशन के सहारे आप क्लर्क बना के काम नहीं चला सकते देश का। हमें कोई ना कोई हुनर, हाथ का हुनर होना चाहिए लोगों के पास, जिससे कि, और फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होने चाहिए। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हो, वो इकोनॉमिक जोन्स में जो कंपनीज आए उनको पूरी सहायता करे गवर्नमेंट। लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके, तभी तो हम compete कर पाएंगे। उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में हमारे सुधार की ज़रूरत है। और एक जो आजकल चल रहा है कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये भी इसमें लंबी पॉलिसीज बनाने में हमारी हेल्प कर सकता है जी। इससे बड़ी मदद मिलेगी, मदद मिल सकती है, देश की तरक्की में मदद मिल सकती है। ठीक है। अच्छा, एक और हमने देखा कि एक आबादी का एक बड़ा रोल रहता है। लोग ये कहते हैं, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है या अमेरिका की बात है, यूरोप का किसी भी देश को हम लगा लें कि वहाँ आबादी कम है, जनसंख्या कम है। हमारे एक उत्तर प्रदेश जैसे जितने बड़े, तो बहुत कम देश मिलेंगे वहाँ पर जितनी एक की है, कि इस कारण वो उन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, सब चीज़ें बढ़िया हैं। तो हमारी आबादी भी बराबर थी चाइना के मुकाबले में, फिर भी वो मतलब इतनी ज़्यादा आबादी होने के बाद, बल्कि ज़्यादा ही थी हमसे, तो फिर भी वो सब कुछ ठीक कर पाए। हम कहाँ गलतियाँ और
हमारी आबादी हमारे लिए लायबिलिटीज बन गई और चाइना ने अपनी आबादी को अपने लिए असेट्स में क्रिएट कर लिए, कन्वर्ट कर लिया। मैंने बताया आपको जी कि उन्होंने स्किल के ऊपर ध्यान दिया, प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया, लेबर उनकी सस्ती भी है और प्रोडक्टिव भी है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हो सकता है एक लिमिट के बाद ज़्यादा जनसंख्या होना एक देश के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में रखना, मेरा ये मानना है कि ज़्यादा जनसंख्या समस्या नहीं है, इनडिसिप्लिन्ड और अनप्रोडक्टिव जनसंख्या प्रॉब्लम है। जी कि जनसंख्या अनुशासित ना हो और जनसंख्या आपकी प्रोडक्टिव ना हो तो प्रॉब्लम है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगी। तब आपको उसको कहीं पर हेल्थ के लिए कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा, इवन के वो कमा नहीं रही तो उसको बेनिफिट देना पड़ेगा, तो वो हमारे ऊपर लायबिलिटी बन जाए। तो वो प्रॉब्लम है। छोटी छोटी चीज़ें मतलब लोग घरों में बनाना शुरू करेंगे। जैसे चाइना में हमारे यहाँ दिवाली की लड़ियाँ आती हैं और बंदरवाल हम घरों के सामने लगाते हैं, वो रंग से लेकर छोटी छोटी चीज़ें, मोमबत्तियाँ, वो भी हम चाइना से लेके आते हैं। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब लोग सीखेंगे, बढ़ाएंगे, तब जाके बात बढ़ेगी, तब जाके आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर हमारे जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी जैसे मान लो आपकी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यूनिट्स लगाते हो आप। अब मैंने यूपी में प्रतापगढ़ जगह है, मैं स्पेशल आपको मेंशन कर रहा हूँ, वहाँ पर आंवला बहुत होता है। उस डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा कि खेतों के साथ साथ छोटी छोटी यूनिट्स लगी हुई हैं। कोई आंवला कैंडी बना रहे, कोई आंवला के लड्डू बना रहे, कोई आंवला की बर्फी बना रहे, यानी उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं जी। तो उसमें बहुत सारे लोग उन चीज़ों में लगे हुए हैं। ये बात मैं आपको 15 साल पहले की बता रहा हूँ, जब मैंने विजिट किया था। तो अगर इस तरह की अगर हम करें कि हिंदुस्तान में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट में आप स्पेशलाइजेशन कर, जी ठीक है ना जी, तो निश्चित तौर पर लोगों की क्रय शक्ति आपकी बढ़ जाएगी और उसमें स्पेशलाइजेशन भी मिल जाएगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अच्छा बताया आपने कि लोकतंत्र हमारे यहाँ होना नुकसानदायक रहा, लेकिन यदि सरकारों की तरफ से भी लोगों को स्किल बनाया जाए और लोगों को मतलब हाथ का हुनर सिखाया जाए, तो हम भी चाइना की तरह बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, विकास में आगे बढ़ सकते हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन, यदि ये भी जिस तरह की बातें चल रही हैं अमल में आया, तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनेंगी, वो हेल्प करेंगी। हालांकि ये एक बड़ा पॉलिटिकली मुद्दा है, विरोधी पार्टियां भी से इसका विरोध करने लग गई हैं। लेकिन एक और बात है कि चाइना से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, वहाँ आप किसी गांव में जाएं, किसी शहर में जाएं, आपको देखेंगे कि घरों में ही लोग किसी न किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। घड़ी की कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, आम रोज़मर्रा में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, कोई बटन है, ये शर्ट का बटन लगता है, कहीं बटन कहीं बन रहे हैं, कोई बंदरवाल बन रही है, छोटे छोटे खिलौने बन रहे हैं, तो ये घरों में बनते हैं। हमारे यहाँ घरों में इस तरह की चीज़ें नहीं बनती। बैग है, वो चीज़ें बनती हैं, जूते वहाँ तक बनाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें की जब गांव स्तर पर, छोटे लेवल स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग जब हम करना शुरू करेंगे, बनाना शुरू करेंगे, तब हम आगे तरक्की में आगे बढ़ेंगे। यही बातें रही होंगी सर? बिल्कुल यही है। मैं आपको इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारी आधी आबादी जी वीमेन की है। चाइना के अंदर प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में फीमेल पार्टिसिपेशन 74% है जी। 74% महिलाएं कुछ ना कुछ काम कर रही हैं जी। हमारे यहाँ ये परसेंटेज 34% है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने लायबिलिटीज में कन्वर्ट कर ली। उसका उल्टा और उसके कारण क्या है कि हमें उनको पॉलिटिकली कुछ ना कुछ सहायता देनी पड़ रही है। जैसे कहीं पर लाडो बहन, कहीं पर लाडो लक्ष्मी, कहीं पर जो है मैया योजना, यानी
कि भाई उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए हमें हेल्प करने के लिए उनको देना पड़ रहा है। अगर वो उनको में स्किल डेवलप करके जी उनको किसी न किसी एक्टिविटी के साथ जोड़ दिया जाए जी तो ना केवल उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी बल्कि वो देश के विकास में भी अपनी भूमिका निभा पाएंगे। वो 2100 के बजाय वो 21,000 कमाने लायक 21,000 कमा के वो गवर्नमेंट को देंगे वो ना, इस लायक उनको बनाए, इस लायक उनको उनको स्किल किया जाए, ना कि ये 2100 दिए जाए, है ना। बहुत सारे लोग इसका विरोध करेंगे कि 2100 मिलेंगे, फ्री में आएंगे। दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ भी लोग भी फ्री का लेना चाह रहे हैं। नहीं, देखो ये हो सकता है कि किसी की मानसिकता क्या है क्या नहीं, फ्री का अगर मेरे को भी मिलेगा शायद मैं भी विरोध ना करूं जी। लेकिन हमारा जो भारतीय दर्शन है ना, भारतीय दर्शन ये कहता है कि हमारा हाथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं है। बिल्कुल। हम ऐसे क्यों करें जी जब भगवान ने हमें अक्षमता दी है, दिमाग दिया है, शरीर दिया है, तो हम काम करके खा सकते हैं। कि सरकार का काम इतना है कि हमें सक्षम बनाए, बिल्कुल, कि हमारे अंदर कोई ना कोई स्किल, जी, यानी शिक्षा के बिना कोई अधूरा ना रहे। मेरा ये मानना है। लेकिन हमारे यहाँ पर देखते हैं, जैसे आपने बताया कि चाइना में 74% महिलाएं कुछ न कुछ काम करती हैं और देश की तरक्की में अपना योगदान दे रही हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी देखेंगे कि पढ़ी लिखी 12th पास है, ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री से ऊपर की भी उनके पास डिग्रीज हैं, 2 मास्टर डिग्री है, लेकिन वो घर वाला उनका जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, वो घर पे बैठी हैं, कोई काम नहीं कर रही हैं। मतलब ये भी हमारे साथ हालात। चलो कुछ अनपढ़ महिलाएं हैं, उनके पास कोई हुनर नहीं है, पढ़ी लिखी महिलाएं भी हमारे यहाँ घर में रह जाती हैं। ये भी इस तरह के बहुत केसेस ज़्यादा। तो हमने लाइबिलिटी बना लिया ना वहाँ पे। जी, उनको जोड़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। आप वीडियो पर अपने कमेंट्स करना किस तरह की बातचीत लगी, और आप भी अपने सुझाव देना कि आप इंडिया में भी कहीं कहीं जगह पर यदि महिलाएं इस तरह से कुछ अच्छा काम कर रही हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। और आपके सुझाव क्या है, क्या हम तरक्की कैसे कर सकते हैं, दूसरे देशों की कौन सी अच्छी बातों को हम ग्रहण करें और आगे बढ़े, इस तरह की बातें आप कमेंट्स करके बताएं। मैं आपका दोस्त कृपाल, धन्यवाद सर। थैंक यू, नमस्कार।